दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है 19 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 के मध्य में। फेस वैल्यू कंपनी ने शेयर की रखी हुई है ₹2 प्रति शेयर और प्राइस बैंड होगा ₹269 से ₹283 प्रति शेयर्स का और एक लॉट में कंपनी ने रखे हुए हैं 53 शेयर्स। दोस्तों अगर बात करें टोटल इशू साइज की, जी हां टोटल इशू साइज है 840 करोड़ 25 लाख रुपए का और पूरा का पूरा इशू साइज दोस्तों ऑफर फॉर सेल है 840 करोड़ 25 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स यहां पे अपने स्टेक्स बेच रहे हैं। प्रमोटर्स जो स्टेक बेच रहे हैं दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी के लिए आरक्षित रखा गया है 50%, रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए 35% इशू रिजर्व है और एनआईआई एचएनआई की बात करें तो यहां 15% इशू रिजर्व रखा गया है। इशू खुलेगा 19 दिसंबर को, 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी फाइनल करेगी 24 दिसंबर को और अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो आपका रिफंड हो जाएगा पैसा 26 दिसंबर को और अगर आपको मिल गया तो डीमैट अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाएगा 26 दिसंबर 2024 को। लिस्टिंग होगी दोस्तों 27 दिसंबर को, यानी कि डैम कैपिटल एक ऐसी कंपनी जो कि शेयर बाजार में फैसिलिटेट करती है ट्रांजैक्शंस को। आइए देखते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। लिस्ट हो जाएगी 27 दिसंबर को। अब दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है, अगर आप 2 लाख रुपए से कम में निवेश करेंगे तो आप रिटेल निवेशक कहे जाएंगे और एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 53 शेयरों के लिए 14,999 रुपए लगाने होंगे और रिटेल में अगर आप मैक्सिमम जाएंगे 13 लॉट के लिए 689 शेयरों के लिए 1,94,987 रुपए हो जाएंगे और एसएचएनआई मिनिमम की बात करें तो 14 लॉट के लिए 782 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 2,09,986 रुपए और ये लोग होंगे 2 लाख से 10 लाख के ऊपर अंदर में और एसएचएनआई में जाएंगे आप 66 लॉट तक पहुंचेंगे और 3,498 शेयरों के लिए 9,89,934 और 10 लाख से ऊपर अगर आपको लगाना है आपको कहा जाएगा बीएचएनआई 67 लॉट 3,591 शेयरों के लिए 10,04,933 रुपए आपको लगाना होगा। दोस्तों आइए इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है भारत के अंदर में और अलग अलग सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है जिसके अंदर इक्विटी कैपिटल मार्केट ईसीएम, मर्जर एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी का काम करती है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो वर्टिकल है कंपनी का वो है इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जिसमें कि कंपनी ब्रोकिंग और रिसर्च का काम करती है। कंपनी ने दोस्तों 72 ईसीएम ट्रांजैक्शंस किया हुआ है जिसमें कि 27 आईपीओ, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल यानी क्यूआईपी ये कराया हुआ है कंपनी ने, 6 ऑफर फॉर सेल, 6 प्रेफरेंशियल इश्यूज, 4 राइट इश्यूज, 8 कंपनी ने बाईबैक प्लान कराया है, 4 ओपन ऑफर, 1 इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर यूनिट बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सारा काम कंपनी ने 7 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 के बीच में संपन्न कराया है। देखिए कंपनी ने एडवाइस किया है 23 एडवाइजरी ट्रांजैक्शंस के अंदर जिसमें कि कंपनी ने मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइस किया है, प्राइवेट इक्विटी एडवाइस किया है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइस किया है और इसके अलावा कंपनी ने ब्लॉक ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कराया हुआ है जब से कंपनी यहां पे 2019 से लेकर के 24 की यहां तक की बात हो रही है। दोस्तों बात करें यहां पे कंपनी के एम्प्लॉइयों की संख्या पर तो कंपनी 31 अक्टूबर 2024 तक 29 एम्प्लॉइज जो कि उनके रिसर्च के काम कर रहे हैं और 34 एम्प्लॉय कंपनी की ब्रोकिंग टीम के अंदर काम कर रहे हैं। कंपनी 263 एक्टिव क्लाइंट के साथ जो है रजिस्टर्ड है और इसके जो ऑपरेशन है इंडिया में यूएस, यूके, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका तक फैले हुए हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक दोस्तों कंपनी के पास 121 एम्प्लॉइज की टीम है जो कि सभी बिजनेस को अंडरटेक कर रही है और कंपनी की एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है, न्यूयॉर्क यूएसए में रजिस्टर्ड है जो कि वहां पे एज अ ब्रोकर डीलर के रूप में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के अंतर्गत वहां की जैसे यहां सेबी है वहां पे एसईसी है उसके अंतर्गत वहां रजिस्टर्ड है। कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में बताया है कि कंपनी की शुरुआत 1993 में एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी और कंपनी ने इसे 1994 में रीब्रांड किया था और उसका नाम रखा एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एसएसके आईपीएल और उसके बाद 2006 में क्या हुआ कि कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी आईडीएफसी ने एक्वायर किया और उसके बाद 2008 में ये प्रोसेस पूरा हुआ। एक्वायर करने का प्रोसेस जो है 2006 में शुरू हुआ था, 2008 में पूरा हुआ और 2019 में आईडीएफसी ग्रुप ने इसको जो है धर्मेश, अनिल मेहता एंड अदर इन्वेस्टर को बेच दिया जिसके बाद की 2019 में कंपनी रीब्रांड हुई और उसे आज जाना जाता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, यानी कि इसकी जड़ें
काफी गहरी और पुरानी है। ये रही कंपनी की वेबसाइट दोस्तों, जिसमें कि कंपनी ने यहाँ पे काफी कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए ये सारे जो परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे दे चुकी है, जो कि जैसे एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ था, सिंगर, यूनिपार्ट, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये सब आईपीओ कंपनी के माध्यम से जनरेट हुए हैं। और ये है केन्स टेक्नोलॉजी, आइनॉक्स, इसमें काफ़ी सारे अच्छे भी जनरेट रिटर्न करके लोगों को दे चुके हैं। सिरमा, एसजीएस, औरा, यूफो, सीएमएस, मेट्रो सूज, मैप माई इंडिया भी इनके ही माध्यम से निकला हुआ था। स्टार हेल्थ, शिल्पा मेडिकेयर, गो कलर्स, यूफो, तो अलग अलग आईपीओ यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशंस को यहाँ पे सफलतापूर्वक कंपनी ने सफल कराया है। फॉस्ट फैसिलिटी, सिंकिंग, स्टर्लिंग विल्सन, रेवलॉन, ये देखिए ये सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ दी हुई है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी कंपनी मेजेस्टो, ग्लेनमार्क वगैरह को देते हुए नजर आ रही, वेल्सपन को देते हुए नजर आ रही है। तो हाईलाइट करके कंपनी ने यहाँ पे वेबसाइट पे अपने इसे लगाया हुआ है। दोस्तों को बात की जाए कंपनी के एसेट्स की, तो 166 करोड़, देन 1201 करोड़ और उसके बाद 214 करोड़ ये कंपनी के एसेट्स हैं 2022, 23 और 24 में। रेवेन्यू की बात की जाए तो 94 करोड़, 85 करोड़ और 182 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करने में सफलता प्राप्त की है। पैट की बात की जाए 21 करोड़, 8 करोड़ और उसके बाद इस समय 31 मार्च 2024 को 70 करोड़ 52 लाख। तो कंसिडरेबली जो है रेवेन्यू और साथ ही साथ जो है पैट बढ़ता हुआ आपको नजर आया। नेटवर्थ की बात करें तो फिलहाल कंपनी के पास है 162 करोड़ रुपए और रिजर्व्स हैं 148 करोड़ 47 लाख और रेवेन्यू और बोरिंग्स जो है वो नाम मात्र की कंपनी ने मैनेज की हुई है। दोस्तों काफी छोटी कंपनी जब ये लिस्ट होगी, 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होने वाली कंपनी होगी। आरओई 54%, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 44.98% और पैट मार्जिन 38% का है और प्राइस टू बुक कंपनी ने यहां पे रखा हुआ है 12.76। ईपीएस जो है कंपनी का पोस्ट आईपीओ दोस्तों बात करेंगे 9.98 होगा और पीई की बात करें कंपनी यहां पे 28.37 का पीई लेकर के आई हुई है। तो दोस्तों डैम कैपिटल ने यहां पे 28 और ऑलमोस्ट यहां पे 15 का आपको प्राइस टू बुक रेशियो मांगा हुआ है 9 के ईपीएस के हिसाब से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जिसकी बात करें 52 ईपीएस है और 15 का यहां पे पीई चल रहा है और 6 का प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों। आईआईएफएल की बात करें दोस्तों यहां पे 16 का ईपीएस चल रहा है और 16 का ही पीई चल रहा है, 28 रिटर्न ऑन नेट वर्थ है और 4.8 यहां पे प्राइस टू बुक है। जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें 4.29 ईपीएस है, 21 यहां पे पीई है और 6.03 प्राइस टू बुक है। मोतीलाल ओसवाल 40 ईपीएस 16 का प्राइस टू बुक है, प्राइस टू अर्निंग है और प्राइस टू बुक यहां पे 0.63 है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग साइज की कंपनियां हैं जिससे कंपनी ने अपने आप को यहां पे कंपेयर करने की कोशिश की है। वैसे डैम कैपिटल उनमें सबसे छोटी रहेगी। अब दोस्तों कंपनी ने कुछ आरएचपी में डिक्लेयर किया हुआ है कि क्या रिस्क फैक्टर उससे बिजनेस से रिलेटेड है। कंपनी का जो बिजनेस है वो हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है। अब भारत की बात करेंगे तो यहां पर सेबी और आरबीआई के माध्यम से इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। किसी भी तरह से कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन जो भी रहेगा वो चेंज होने पर कंपनी के बिजनेस पे इसका प्रभाव पड़ना तय रहता है। वही कंपनी ने यहां पे इंटीमेट किया। दोस्तों पूरी तरह से जो बाजार है ना कैपिटल मार्केट, वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशन में अगर तेजी का बाजार है, बूम की कंडीशन होती है तो तरह तरह के आईपीओस, मर्जर, एक्विजिशंस होते रहते हैं और उसमें जो है वो कंपनी का रोल रहेगा। तो अगर यहाँ पे बूम की कंडीशन है यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, तेजी का माहौल है, तो कंपनी का बिजनेस रहेगा और नहीं तो कंपनी का बिजनेस एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के सब्सिडरी की, होली ओन्ड कंपनी की सब्सिडरी है डैम यूएसए, जो कि न्यूयॉर्क में जो है कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ है वहां के सेबी के माध्यम से, यानी कि वहां के रेगुलेटर्स के माध्यम से। तो कंपनी का वहां का जो भी बिजनेस है वो भी हाईली रेगुलेटेड है और यूएस का मार्केट आप सभी जानते हैं कि किसी भी सेक्टर में आप बिजनेस करें वहां पे उसके रेगुलेशंस काफी टफ होते हैं और उसका आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि आपका एक मैटर ऑफ रिस्क हो जाता है। इनकम स्ट्रीम दोस्तों कंपनी ने बताया है दो है, एक है एडवाइजरी फीस इनकम और दूसरी है ब्रोकरेज। दो तरह से इनको फीस मिलता है और इस पूरी तरह से जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस जो है डिपेंड करेगा कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी रहेंगी तो आईपीओस वगैरह और मर्जर, एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों इन द पास्ट कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो भी देखा है और कंपनी का ये भी कहना है कि फ्यूचर में ये गारंटी नहीं दे सकते कि पॉजिटिव कैश फ्लो हमेशा बरकरार ही रहेगा। नेगेटिव कैश फ्लो जिस तरह से पास्ट में आया है वैसे फ्यूचर में भी आ सकता है। किस तरह से कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में सफल रहेगी और उसी तरह से डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस किस तरह से चलेगा। ये तो देखिए सभी बिजनेस में रहता है, उसी तरह से कंपनी ने यहां पर भी वो घोषित किया है।
और एक बड़ा जो नेगेटिव है, कंपनी ने खुद ही बताया है कि ये OFS है, पूरा का पूरा 800 करोड़ रुपए से ऊपर का जो इशू है, ये प्रमोटर्स अपने स्टेक बेच करके चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि कंपनी जो है वो कैपिटल मार्केट में एडवाइजरी और ब्रोकिंग का काम करते हुए नजर आ रही है। और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो भारत के अंदर जो है यहाँ पर जबरदस्त तेजी का माहौल है और आए दिन आप देख सकते हैं, और कंपनी ने भी उसी का फायदा उठाया है। कंपनी IPO लेकर के क्यों आई इतने दिनों के बाद, क्योंकि भाई मार्केट एक कंड्यूसिव स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 से लेकर के 2024 के बीच में कंपनी ने सफलतापूर्वक कई सारे IPOs, कई सारे QIP, कई सारे अच्छे मर्जर एंड एक्विजिशंस कंपनी के माध्यम से सफल हुए, जिसमें कि कंपनी ने एक अच्छी भूमिका अदा की है। तो बेस्ड ऑन भारत का जो बाजार है, भारत की जो है कि ग्रोथ स्टोरी है, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में और कंपनी के बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई डाउट आपको या किसी को भी होना चाहिए। सवाल बस इतना ही है कि कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है और जिस तरह से कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहे, और साथ ही साथ उसकी जो मार्जिन अभी तक जो चली रही है वो रहे। तो यहाँ पर आपको ये एक ग्रोथ कंपनी के रूप में बाजार का हिस्सा होते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मोर देन 30% के GMP के साथ यहाँ पे इस समय बाजार इस IPO को एक अच्छा ओपनिंग देने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको कम से कम 20% होने की उम्मीद हो सकती है। अब दोस्तों GMP के आधार पर तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन वैल्यूएशन जहां तक है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है 28 के PE पर कंपनी ने यहाँ पे IPO लेकर के आई है कंपनी, लेकिन कंपनी इसे और भी सस्ता कर सकती थी। मुझे लगता है कि 20 के आसपास अगर PE वैल्यूएशन होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन फिलहाल लिस्टिंग गेन होने की संभावना यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी छोटा साइज का ये IPO है और आराम से सब्सक्राइब होगा और डिमांड भी रहेगी, और बेस्ड ऑन कंपनी के हाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी अच्छा करते हुए नजर आएगी लिस्टिंग के समय। और जहां तक दोस्तों आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की बात है तो आप उससे संपर्क करें, और किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछें। ये मेरा डिस्क्लेमर इस वीडियो के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस IPO में उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो कंपनियां ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, और ये कंपनी भी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुकी है, उसके बाद ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा बनने के लिए खुद आ रही है, सबको हिस्सा बनाती है और अब खुद इस बाजार का हिस्सा बनने के लिए आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक छोटी कंपनी जो 2000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप के ऊपर और 2500 करोड़ के आसपास यहाँ पे लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो अगर आप एक रिस्की निवेशक हैं और एक ऐसी कंपनी को पकड़ना चाहते हैं जो कि ग्रोथ सेक्टर के अंदर हो, यानी कि ग्रोथ कर रही हो, सेक्टर तो ग्रोथ का कोई नहीं होता है, ग्रोथ कर रही हो और इस तरह से बाजार का हिस्सा बने, तो यहाँ पर आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। उसे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में बजाने का विचार कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त होती रहे।